नेता समाजवादी, नारे पाकिस्तानी। क्यों? कार्यक्रम समाजवाद का, नारा पाकिस्तान जिंदाबाद का। क्यों? आज ये देशहित की सबसे पहली और कवर स्टोरी इसलिए क्योंकि जब भी भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो इसके खिलाफ देशहित में हम आवाज तो जरूर उठाएंगे। और इसलिए आज देशहित ने सबसे पहले बात उसी वीडियो की जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। वीडियो 15 जुलाई को यानी कि कल, एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम का, आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम का कल का 15 तारीख का। पहले आप उस वीडियो में लगाए जा रहे नारे को ध्यान से सुनिए। फिलहाल तीन चीजें। ये वीडियो 15 तारीख का है, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम का है और इस वीडियो में समाजवादी पार्टी की सिग्नेचर टोपी पहने हुए कार्यकर्ता दिख रहे हैं। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं ने टोपी भी नहीं भी पहनी है। आपने गौर किया होगा कि इस वीडियो में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है। मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद आगे आगे अखिलेश यादव जिंदाबाद और बीच में एक नारा इस तरह से लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद, कई बार दोहराया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक 15 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने, ध्यान से सुनिएगा, समाजवादी पार्टी ने राज्य के सभी तहसीलों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। आगरा में विरोध प्रदर्शन के दौरान तहसील मुख्यालय में ज्ञापन देने के बाद जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वापस लौट रहे थे तब उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया बकौल पुलिस के हिसाब से। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से तमाम तथ्यों को जानने के बाद अब आप फिर से इस वीडियो को आप सुने एक बार। अब देखिए, पुलिस के मुताबिक जिन 5 लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, पुलिस के हिसाब से, पुलिस के मुताबिक एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण के हिसाब से वो सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 2 तो पदाधिकारी भी हैं। सोचिए, समाजवादी पार्टी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। अखिलेश यादव इस पार्टी के अध्यक्ष, यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनकी पार्टी के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पुलिस तो कह रही है प्राइमा फेसी वीडियो एविडेंस है, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि अखिलेश यादव 24 घंटे बाद भी मौन है, लेकिन यूपी पुलिस मौन नहीं है। आगरा में समाजवादी पार्टी की एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारेबाजी लगाई गई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस पूरे मामले में क्या घटनाक्रम हुआ, बात करने के लिए एडीजी राजीव कृष्णा हमारे साथ। सर, सबसे पहले बताइए कि ये रैली कब हुई, कहां हुई और जो नारेबाजी लगाई इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई? ये कोई रैली नहीं थी, ये इनका प्रदेश व्यापी एक कार्यक्रम था जिसमें सभी तहसील मुख्यालयों पर इनका ज्ञापन देने का प्रोग्राम था। पूरे जोन में सभी तहसीलों में ये कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आगरा में एक जगह पर इस कार्यक्रम से वापस जाते समय इसमें जो कतिपय सदस्य थे उनके द्वारा देश विरोधी नारे लगाए गए। वो वीडियो बाद में वायरल भी हुआ। उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एक मुकदमा कायम किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सर, ये जो 5 लोग को गिरफ्तार किया है, ये कौन है, इनका प्रोफाइल क्या है? ये जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये एक पंकज, एक आरिफ खान, एक चंद्रप्रकाश, दीपक वाल्मीकि और मधुकर सिंह, ये सभी सपा के सदस्य हैं और इसमें से 2 जो हैं उनके पदाधिकारी भी हैं। और जो वीडियो में एविडेंस प्राप्त हुआ है वीडियो के माध्यम से, जिसमें इनकी
इस प्रकार के आपत्तिजनक देश विरोधी नारे लगाने की बात स्पष्ट हो रही है, उस साक्ष्य के आधार पर पुलिस के द्वारा इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और इनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यही वो 5 आरोपी हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन आरोपियों के नाम आप जान लीजिए। देखिए, पंकज सिंह हैं जो कि वार्ड 51 आगरा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, आरिफ खान विधानसभा क्षेत्र के सचिव समाजवादी पार्टी, चंद्र प्रकाश समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, दीपक वाल्मीकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मधुकर सिंह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। इन आरोपियों की गिरफ्तारी किन किन धाराओं के तहत हुई है और किस धारा का क्या मतलब है, इसे भी आप समझ लीजिए। अपनी जानकारी, कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। इन पर जो सेक्शंस लगाए गए हैं, धारा 147 यानी कि उपद्रव करना 147, धारा 153B नफरत फैलाना, धारा 505(2) भय पैदा करना, 120B 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचना, 270 संक्रमण फैलाना, 188 कानून की अवमानना और 269 संक्रमण का खतरा बढ़ाना। इसके अलावा 3/4 महामारी अधिनियम के तहत भी आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने क्या कार्रवाई की है। कल का यद्यपि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों के खिलाफ तो पुलिस और कानून के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों समाजवादी पार्टी की ओर से क्षमा नहीं मांगा, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और देखिए, जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस पूरे मामले की पड़ताल की और हमारी ये खबर विश्वसनीयता के सभी पैमानों पर खरी है। यहाँ हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर है, हमने गवाहों से बात की है, तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी हम इस खबर को सही मान रहे हैं। पुलिस के हिसाब से जी मीडिया रिपोर्टर राजू राज ने समाजवादी पार्टी के उस पदाधिकारी से भी बात की जिनके नेतृत्व में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिनका नाम वाजिद निसार है। ये समाजवादी पार्टी के आगरा महानगर अध्यक्ष हैं। वाजिद निसार की अगुवाई में ही आगरा में यह विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वाजिद के मुताबिक जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उनका पक्ष भी आप सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए वाजिद हैं और इनसे बात करते हैं क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में वो धरना प्रदर्शन निकाला गया था। वाजिद साहब, ये जो धरना निकाला गया था आपके नेतृत्व में, तो नारेबाजी कैसे लगी वहाँ? देखिए, ये एक नारा लगा है और जब हम ज्ञापन देके वहाँ पे पूरी आगरा की मीडिया थी, प्रशासन था, एक जब उत्साहित कार्यकर्ता हम गाड़ी में बैठ रहे थे सड़क पे, तो सब नारे लग रहे थे, पार्टी के नारे लग रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, हमारे। उसकी वीडियो वायरल होती है शाम को। उसमें एक नारा देश विरोधी के रूप में सामने आया। हमने तुरंत संज्ञान, वीडियो 5 बजे वायरल हुआ, हमने तुरंत संज्ञान लेकर तुरंत अधिकारियों से संपर्क करके उसमें अपने लिखित लेटर पैड पे हमने दिया कि ये इस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें एक देश विरोधी नारा एक लगा है और इसकी पहचान करके इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा देश हित की बात करी है, पार्टी को बदनाम करने के लिए कृत किया गया है। ये कौन है, क्या है, ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगरा प्रशासन, जो पुलिस है, उनका कहना है कि जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें से 2 अधिकारी लेवल के हैं, यानी विधानसभा क्षेत्र के एक सचिव बताए जा रहे हैं, दूसरा वार्ड नंबर 11 के अध्यक्ष, 51 के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, पंकज और आरिफ। तो क्या ये सदस्य हैं, मेंबर हैं? ये पार्टी के ना सक्रिय सदस्य हैं। अगर जो पार्टी के सक्रिय सदस्य ही पदाधिकारी बनता है, अगर उन पर रसीद होगी सक्रिय सदस्य की, अगर जो वो होंगे, जब सक्रिय सदस्य ही नहीं है तो पदाधिकारी कैसे बन सकते हैं? ये बिल्कुल हमारे पार्टी के नहीं है। पार्टी को बदनाम करने के लिए इनको पार्टी से जोड़ा जा रहा है। हम इनको न जानते, न पहचानते, न हमारे पदाधिकारी जानते। ये लोग कौन है, कैसे शामिल हुए, किस तरीके से क्या हुआ, ये हम लोग बिल्कुल इस बारे में नहीं जानते। इसी वजह से हमने अधिकारियों को लिखित में शिकायत करके कार्रवाई की मांग की थी कल ही। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता वाजिद निसार के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं है, सक्रिय सदस्य नहीं।
चलिए, कम से कम वाजिद निसार ने ये तो माना कि उनके कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, क्योंकि कई बुद्धिजीवी तो ये कहने लगे कि ये वीडियो फर्जी है, डॉक्टर है, वीडियो से छेड़छाड़ हुई है। हालांकि पुलिस कह रही है कि वीडियो देखकर नहीं लगता, प्राइमा फेसी शब्द का इस्तेमाल किया है एडीजी आगरा जोन ने। उन्होंने कहा है कि प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टया लगता है कि वीडियो सही है, छेड़छाड़ नहीं हुई है, फिर भी वीडियो की एफएसएल में जांच कराई जाएगी। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाले वीडियो पर जी मीडिया की पड़ताल में अब तक आपने पुलिस का पक्ष जाना, सरकार का पक्ष जाना, समाजवादी पार्टी के जिस नेता की अगुवाई में इस विवादित कार्यक्रम का आयोजन हुआ उसका पक्ष जाना, अब बचा आरोपियों का पक्ष जिनको गिरफ्तार किया गया। आइए देखते हैं पुलिस की गिरफ्त में आए इन 5 आरोपियों ने अपनी सफाई में क्या कहा। आगरा में समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम था। पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर यह कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर तमाम कार्यकर्ता निकले थे। आगरा में भी तमाम कार्यकर्ता तहसील पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी की, देश विरोधी नारेबाजी लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उसी मामले में आगरा पुलिस ने इन 5 लोगों को नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसमें से पंकज नाम है, दूसरे का नाम चंद्र प्रकाश है, आरिफ है। तमाम इन 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हालांकि इनका ये कहना है कि इन्होंने नारेबाजी नहीं लगाए। ये बताइए, आप पे आरोप लगा, क्या नारेबाजी लगाए थे आप लोग? हमको ये बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पर हम कहते हैं हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, क्योंकि हम 26 जनवरी 15 अगस्त का झंडा हम सुल्तानगंज की पुलिया पे 52 मिनट सेकंड के लिए बड़ी उत्सव के साथ बनाते हैं और हम झंडा फहराते हैं। हम कहते नहीं है। किसने लगाया था ये नारेबाजी? किसने लगाया था सर? किसी ने नहीं लगाया, किसी ने क्लिपिंग करी हमारी आवाज। सचिन शर्मा जो है वो फंसा रहे हैं और हिंदू जैन ने हमें अपनी टीम में बुलाया था, जो लग रहे थे आ जाओ तुम्हें ऐसा। आप लोग का ये है उसमें वीडियो जो है, वीडियो में तो नारेबाजी लगाते हुए साफ तौर पर देखा जाता है। तो नारेबाजी लगाते हुए सर वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद, ये ऐसा नारा हमारी तरफ से नहीं लगाया सर। कौन लगाया? मुझे क्या पता सर किसने लगाया। नारेबाजी तो लगे थे ना, बहुत लोग नारेबाजी कर रहे थे, हम थोड़ी थे। नारे के लिए कम से कम 1000-500 की भीड़ थी। वो नारेबाजी सुना था आपने कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? नहीं, ऐसा नारा लगा होता तो हम लोग नहीं टोकते, हम लोग संग थे तो हम लोग नहीं टोकते। ऐसा क्यों? सुनता भी तो वो लेकिन उस वीडियो में तो साफ तौर पर लग रहा है कि नारेबाजी हुई थी। नहीं, हमारे सामने नहीं हुई है। हम आगे पीछे थे, उस रैली में भी थे, नहीं थी कहीं नहीं। कितने लोग थे? 500-700 की भीड़, कम से कम 1000 आदमी था उधर। अच्छा, ये जो प्रोग्राम था, जो आप लोगों ने निकाला था, प्रोग्राम किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था? चौधरी वाजिद निसार जी ने। और हम पाकिस्तान के नारे क्यों लगाएंगे? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान का नारा क्यों लगाएंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आरोप है। इस आरोप के तहत इन 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो वीडियो सामने आया है उसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। राजू राज, जी मीडिया, आगरा। ये तो अच्छा हुआ वीडियो सामने आ गया। वीडियो सामने नहीं आता तो पता भी नहीं लगता, क्योंकि वहां तो नारेबाजी हो रही थी और कोई रोकता भी नहीं नजर आ रहा था। आगरा समाजवादी पार्टी केस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि आगरा जैसी घटना बताती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी की सोच क्या है। सुनिए। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा ये बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है और इनका वास्तविक चरित्र देखना है तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उस सरकार का जो कोई फैसला था तो पहला फैसला था कि सीआरपीएफ कैंप रामपुर रहा हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि रहा हो, अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर जो आतंकी हमले हुए थे, इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित मंशा उस सरकार की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है।
आतंकवाद और आतंकिस्तान पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड किसी से छिपा नहीं है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ अलकायदा के जो आतंकवादी पकड़े गए थे ना, उस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है। भी तो बग्गा में ATS का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। चलिए, अब आप समझ सकते हैं कि अगर अखिलेश यादव आगरा में उनकी पार्टी के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर बोलते भी तो क्या बोलते। जब उनसे सवाल पूछा गया इस बाबत तो उनकी तरफ से भी यही बयान कहा गया और ATS पर ही उल्टा सवाल खड़े कर दिए गए। और आज आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। एक बात और बता दें, देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी भले ही किनारा कर रही हो कि हम कोई हमारा लेना देना नहीं है, सक्रिय सदस्य नहीं है, लेकिन जब पार्टी का मुखिया इस संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए तो कार्यकर्ता क्या ना करे। लगाए तो ये है कि इस आगरा वाले मामले में कहीं कोई कोड लग रहा है कि मिस हो गया। मतलब सोचिए ना, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता को वो कोड समझा नहीं पाए और पाकिस्तान जिंदाबाद कह बैठे। कोड जो है वो गलत तरीके से मतलब गलत उसको कम्युनिकेशन हो गया। वैसे कोड वो जो गुप्त बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वही कोड लखनऊ से पकड़े गए आतंकवादियों की डायरी से भी मिले। यूपी ATS ने, बड़ी खबर है, आतंकवादियों की सीक्रेट ब्लैक डायरी में दर्ज उन कोड वर्ड्स को डिकोड कर दिया है। आतंकवादियों के बीच पिस्टल हो या बम हो, उन्हें किताब कहा जाता था। ई-रिक्शा को उड़न तश्तरी, रेकी करने का मतलब किताब पढ़ना कहते थे। भीड़ भाड़ और आम लोगों के लिए खटमल कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। धमाके के लिए कुर्बानी, ऐसे तमाम कोडवर्ड्स लखनऊ से पकड़े गए अंसार गजवत उल हिंद के संदिग्ध आतंकवादी मिनहाज मुशीर की डायरी में मिले हैं, जिनका इस्तेमाल पूरा गिरोह आपसी बातचीत में करता था। अब ATS एक एक पन्ने पलट रही और आतंक के राज या आतंक के कोडवर्ड खुलते जा रहे हैं। एक ब्लैक सीक्रेट डायरी जिसके पन्ने पलटे जा रहे हैं और दहशतगर्दी के राज बाहर निकलते जा रहे हैं। लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों की साजिश के कोड उसी डायरी में दर्ज हैं जो अब यूपी ATS के हाथ लगी है। इस टॉप सीक्रेट ब्लैक डायरी में आतंकियों की हुई बातचीत की कोडिंग है, जिसे अब यूपी ATS ने डिकोड कर लिया है। आतंकी पिस्टल के लिए 3 नंबर की किताब नाम के कोड का इस्तेमाल करते थे। वैसे ही 9 नंबर की किताब का मतलब प्रेशर कुकर बम था। एक आतंकी अगर पटाखा कहता तो दूसरा आतंकी समझ जाता टाइम बम की बात हो रही है। उसी तरह अगर बातचीत में रस्सी का जिक्र हो तो आतंकी समझ जाते कि देसी बम की बात है। अगर कहीं बातचीत में उड़न तश्तरी का जिक्र हुआ तो इसका मतलब ई-रिक्शा था। आतंकी अपने दोस्त की बात करते तो इसका मतलब था कि वो अपने हैंडलर्स के बारे में कह रहे हैं। किसी आतंकी के मूवमेंट को फ्लाइट कहा जाता था। यूपी ATS ने ये पाया है कि दोनों ही आतंकी अपने साथियों से कोड वर्ड में बातें करते थे। जब किसी का नाम लेना होता था तो उसको फ्लाइट के नाम से पुकारते थे। जैसे कि मुशीर का कोड 1 था। ऐसे में मिनाज जब अपने कमांडर्स को ये बताता था कि मुशीर चला गया तो वो इस कोड का इस्तेमाल करता था कि 1 नंबर की फ़्लाइट चली गई है। इसी तरह से मिनाज का जो कोड था वो 3 नंबर की फ़्लाइट था। बाकायदा ये कोड यूपी ATS ने उस काली डायरी में पाए हैं। लखनऊ में काकोरी से जब प्रेशर कुकर बम पकड़ा गया था तो अंदाजा नहीं था कि नवाबों के शहर लखनऊ को सुलगाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बस बम का कनेक्शन जोड़ना था और लखनऊ में धमाके ही धमाके होने लगते। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास संकट मोचन हनुमान सेतु मंदिर इलाके की रेकी की जा चुकी थी। आलमबाग इलाके में मंगल बाजार की रेकी भी इस साल जनवरी में ही कर ली गई थी और इशारों ही इशारों में आतंकियों के बीच ये तय हो चुका था कि इस बकर ईद से पहले लखनऊ में धमाके होंगे। यूपी ATS अब आतंकियों और आरोपियों के बीच कोडवर्ड में हुई उस साजिश की पूरी कहानी का पता लगा रही है। यूपी ATS ने जो आतंकियों की टॉप सीक्रेट कोडिंग को डिकोड किया है उसमें भी धमाके के स्पॉट्स तय करने की बात है। आरोपियों के पास से बरामद ब्लैक डायरी में कई जगह पेज नंबर शब्द का जिक्र है।
जिसका मतलब है कि धमाके कितने जगह करने हैं। और किताब पढ़ने का मतलब था धमाके वाली जगहों की रेकी कर लेना। इसी तरह किताब छपने का मतलब बम तैयार होना होता था और कुर्बानी का कोड वर्ड ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा था। बातचीत में खटमल का भी जिक्र होता है, जिसका मतलब भीड़ भाड़ आम लोग था। और शीरमाल कबाब खिलाने का मतलब था बड़ा धमाका करना। यूपी एटीएस को पता चला है कि कश्मीर से अलकायदा समर्थित अंसार गजवत उल हिंद के हैंडलर्स तौहीद और मूसा आतंकी हमले से पहले लखनऊ पहुंचने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एटीएस को आतंकियों के फोन से 12 वीडियो मिल चुके हैं, जो उन्हें हैंडलर्स ने नौजवानों को भड़काने के लिए भेजे थे। एटीएस ने 2 आतंकियों की कॉल डिटेल्स भी निकाली हैं, जिसमें ज्यादातर कॉल्स दिल्ली, मेरठ, हरदोई, बरेली, कानपुर में की गई थीं। 8 और 9 जुलाई को कानपुर में सबसे ज्यादा कॉल की गई थी। इसमें 4 बार मिन्हाज ने 2 लोगों से बात की है। यूपी एटीएस की माने तो जिस मोबाइल को मिन्हाज ने जलाने की कोशिश की थी, उसमें साजिश की पूरी जानकारी है। उसे फिलहाल एफएसएल में भेजा गया है, जहां डेटा रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ से पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकियों के तार पिछले साल दिल्ली से पकड़े गए यूपी के ही अबू यूसुफ और मुस्तकिन से जुड़ते दिख रहे हैं। जब मुस्तकिन को दिल्ली में पकड़ा गया था तो उसके 2 साथी भागने में कामयाब हो गए थे। पकड़े जाने से पहले मुस्तकिन ने लखनऊ में 2 लोगों से मुलाकात भी की थी। तब पूछताछ में मुस्तकिन ने जो जानकारियां दी थी, ठीक वैसी ही जानकारियां मिन्हाज और मसरुद्दीन भी दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मिन्हाज और मसीरुद्दीन के पाकिस्तान जाने के कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ राजू राज, जी मीडिया, आगरा। वैसे यूपी की बात हो रही है तो ये भी आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार को एक और बड़ा फैसला सोमवार तक करना है। सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि सावन में जो शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं, उसे लेकर सरकार का रुख क्या है। उधर उत्तराखंड, दरअसल आप जानते हैं उत्तराखंड सरकार ने कोविड के खतरे को देखते हुए इस साल की कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। होस्ट स्टेट जो है हरिद्वार जहां है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तरफ से अभी कोई ऐलान नहीं किया गया था। इस बीच 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को तलब किया। केंद्र सरकार ने अदालत में बताया कि कोविड के खतरे को देखते हुए कावड़ यात्रा को किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये सेंटर का टेक था। शिव मंदिरों के पास ही टैंकर में गंगा जल उपलब्ध करा दिया जाए, केंद्र ये मानता है। उत्तराखंड ने भी अदालत को बताया कि राज्य में कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है, लेकिन यूपी सरकार की ओर से बताया गया था कि कोविड नियमों को देखते हुए सांकेतिक कावड़ यात्रा पर विचार किया गया है। सांकेतिक। अदालत में केंद्र की ओर से कहा गया कि कोविड का खतरा बड़ा है और किसी भी तरह की कावड़ यात्रा को इजाजत नहीं देनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने यूपी सरकार से 19 जुलाई तक जवाब मांगा। अब इस मुद्दे पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ साधु संत नाराज हैं, कुछ लोग एहतियात जरूर बता रहे हैं कि एहतियात बनाने की जरूरत इस पूरे मसले को लेकर है। लेकिन यहां पर आपको ये भी बता दें, हालांकि इससे पहले 9 जुलाई को ही सीएम योगी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डीजीपी को कहा था कि स्थानीय कावड़ संघों से बात करके कावड़ यात्रा पर फैसला किया जाना चाहिए। और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। कावड़ यात्रा नहीं हुई थी, जीवन पर खतरा था, यात्रा टाल दी गई। इस बार भी सरकार संभवतः ये फैसला करेगी। लेकिन जहां तक कोरोना के खतरे और कोविड फैलने की बात है, ऐसे में सवाल तो और भी हैं कि आखिर मतलब कावड़ से कोरोना है, आंदोलन से नहीं है क्या? सैकड़ों लोग कई महीने से हाईवे पर मजमा लगाकर बैठे हुए हैं। क्या वो कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं? क्या वहां पर कोरोना नहीं फैलता? सैकड़ों, हजारों लोग उस रास्ते से रोज गुजरते हैं। क्या उन लोगों में कोरोना फैलने का खतरा नहीं है? मतलब कावड़ से कोरोना ठीक, आंदोलन से नहीं होता। राकेश टिकैत कहते हैं कि अब तो युद्ध होगा, जंग के ऐलान की वो बात करते हैं। हुजूम जुटाने की तैयारियों में कोरोना का कोई खतरा नहीं होता क्या? जिनको कावड़ से डर लगता है, आंदोलन से नहीं लगता। ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री पिछले दिनों से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग कर रहे थे और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सतर्कता बरतने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन खबर यह भी है कि केरल, ध्यान से सुनिएगा, केरल जहां हालात खतरनाक हैं, अभी कल 15,000 से ज्यादा मामले थे टॉप पर, वहां बकरीद पर 3 दिन की लॉकडाउन में ढील दे दी गई है। सारे बाजार और खरीदारी के लिए लोग उमड़ेंगे,
फिर सरकार या प्रशासन या फिर अदालतें इस तरह की कोविड लापरवाहियों को क्यों नजरअंदाज करती हैं? क्या बकरीद पर बाजारों में जो भीड़ उमड़ेगी उससे केरल में कोविड और नहीं फैलेगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? हम बार बार कर रहे हैं, कह रहे हैं लगातार, कावड़ से कोरोना ठीक, कावड़ से कोरोना आंदोलन से नहीं होता क्या? नमस्कार, जी न्यूज़ पर अब आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं और हम बात करेंगे सुरक्षा बलों के पराक्रम की, जम्मू कश्मीर में आतंक के अंत की। जम्मू कश्मीर से आज बड़ी खबर आई। श्रीनगर के बाहरी इलाके में आज आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के 2 आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की 5 घंटों तक मुठभेड़ चली। श्रीनगर के रिहायशी इलाके में चले इस एनकाउंटर में इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के दोनों आतंकवादी मारे गए। इन दोनों के खात्मे के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और बड़ी खबर दी। इन दोनों आतंकियों का हाल ही में कई पुलिस वालों की हत्या में सीधा हाथ रहा था। इसके अलावा इन दोनों आतंकवादियों समेत इस वर्ष जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकियों की संख्या 10-20 नहीं बल्कि 78 तक पहुंच चुकी है। श्रीनगर का बाहरी इलाका, इसी घर में छिपे थे आतंकवादी। छतों पर और गलियों में मोर्चा संभाले थी जम्मू कश्मीर की पुलिस और सीआरपीएफ। इसके बाद धमाके और फायरिंग की आवाज। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोनों तरफ से इतनी गोलीबारी हुई कि आप गिनती करना भूल जाएंगे। तड़के 3 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक श्रीनगर के रिहायशी इलाके आलमदार कॉलोनी में इसी तरह से तकरीबन 5 घंटे तक आतंकियों से जबरदस्त मुठभेड़ चलती रही और इस एनकाउंटर में ISJ के यानी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के 2 टॉप टेररिस्ट मारे गए। हथियार और गोला बारूद भी वहां से बरामद किया गया है। इस वक्त हम उस स्पॉट पर है जो यहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर है, जहां एक स्पेसिफिक इनपुट पर एक मकान में आज करीबन रात्रि 3 बजे जो है कॉर्डन किया गया। जब ये इनपुट था कि उस मकान में कुछ मिलिटेंट जो है छुपे हुए हैं, वहां एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हुआ और उस एक्सचेंज ऑफ फायर में जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है और इसकी पुष्टि IGP कश्मीर ने भी की है। मारे गए आतंकियों के नाम इरफान अहमद सोफी और बिलाल अहमद भट्ट है। इनका खात्मा सुरक्षा बलों के लिए इस लिहाज से भी बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले वर्ष 14 दिसंबर को इन्हीं आतंकवादियों ने मिलकर नाटीपोरा इलाके में PDP नेता हाजी परवेज अहमद के घर पर अटैक किया था, जिसमें PDP नेता के घर पर तैनात PSO की मौत हो गई थी। वहीं इसी वर्ष 17 जून को सैदपोरा में पुलिस अधिकारी जावेद अहमद और 22 जून को नौगाम में मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहे इंस्पेक्टर परवेज अहमद की हत्या में भी यही 2 आतंकवादी शामिल थे। इन हमलों के अलावा इसी वर्ष 25 मार्च को इन्हीं दोनों आतंकियों ने मिलकर लवापोरा में CRPF की 73वीं बटालियन पर अटैक किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। इस तरह से कुल मिलाकर करीब 11 मामलों में इन आतंकियों की शिद्दत से तलाश थी और शुक्रवार को पुख्ता सूचना मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन दोनों ही आतंकियों का अंत कर दिया। बिलाल जो मारा गया, इरफान मारा गया, एक आदिल भी है श्रीनगर सिटी का भी, एक वसीम है, 2 है इसके ग्रुप का। तो हमारी लिस्ट में तो LAT ही है, लेकिन अपने आप को ये ISJ भी कहता था। पिछले दिसंबर में एक्टिव हुआ था। उसके बाद काफ़ी इंसिडेंट में 11 FIR में नाम दर्ज किया है और काफ़ी ग्रेनेड थ्रो में इंसिडेंट है, किलिंग में इंसिडेंट है, काफ़ी केसेस के खिलाफ चल रहे हैं। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जवानों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीते 2 दिन में इन दोनों आतंकियों समेत 5 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में लश्कर के 3 आतंकियों का सफाया हुआ था। वहीं पिछले 15 दिन में आतंकियों से 7 मुठभेड़ हुई, जिनमें 15 आतंकी मारे गए, जबकि इस वर्ष अब तक मारे गए आतंकियों की संख्या 78 तक पहुंच चुकी है। अभी इस साल अभी तक 78 टेररिस्ट मारे गए, जिस 78 में 39 सिर्फ LAT का है। उसके बाद नंबर आता है HM का 19 है, फिर आता है अलबदर का, फिर JS महमद का और लास्ट में AGH का है।
कुल मिलाकर घाटी में दुश्मनों को वीर सपूतों का संदेश यही है कि आतंकी चाहे सीमा पार से आए या फिर उनका ब्रेन वॉश करके यहीं पर उन्हें हथियार क्यों न थमाया जाए। अगर वो सरेंडर करेंगे तो बच सकते हैं, लेकिन अगर बंदूक उठाएंगे तो मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकिस्तान की 4 बड़ी साजिश। पहली खबर श्रीनगर में ISJK के 2 आतंकवादियों के एनकाउंटर से जुड़ी हुई, जिसके डिटेल्स अभी हमने आप तक पहुंचाए। दूसरी खबर ट्राल से आई। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली, क्रेडिबल इनपुट्स। विश्वसनीय सूचना पर ट्राल के नवडाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अंडरग्राउंड तरीके से छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। ये विस्फोटक यकीनन किसी बड़ी साजिश में इस्तेमाल होने वाला था। तीसरी साजिश का पता जम्मू के पुंछ में चला। यहां भीमबर गली के पास हाईवे पर संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। सेना और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। चौथी खबर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी। जम्मू के सांबा से आई। सांबा में 4 अलग अलग जगहों पर संदिग्ध ड्रोन देखे गए। 27 जून से लेकर अब तक की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इस तरह से 16 बार संदिग्ध ड्रोन देखे गए। अच्छी बात यह है कि सुरक्षा बलों ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को फ्रीज करने के लिए अब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत जैमर लगाने शुरू कर दिए हैं। अगले 2 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर हर सामरिक ठिकाना एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस हो जाएगा। तो कश्मीर में आतंकवाद के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान जिम्मेदार है। भारत पाकिस्तान को हर मंच पर कूटनीतिक तरीके से आईना भी दिखाता है, लेकिन इस बार भारत की तरफ से पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम भारत सरकार ने नहीं बल्कि भारतीय पत्रकार ने किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ताशकंद में सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। यहां भारतीय न्यूज एजेंसी NI के रिपोर्टर ने आतंकवाद पर उनसे सीधा सवाल पूछा, लेकिन जवाब में इमरान खान झूठ बोलते हुए बाकायदा बेशर्मी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीच में ले आए। क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक RSS की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। और अब आपको आतंकिस्तान के बाद हम खबर दिखाने वाले हैं कायर तालिबान की। अफगानिस्तान तालिबान एक ऐसा आतंकी संगठन जो ये दावा करता है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर अब उसका कब्जा हो चुका है। ये उसका दावा है, जो दावा करता है कि उसके बम गोला बारूद से अफगानी फोर्सेस थर-थर कांपते हैं, जो ये भी दावा करता है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही तालिबान एक कलम से डर गया, पत्रकारों से खौफ खाने लगा। कायर तालिबान ने कंधार में भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी। कायर तालिबान ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को पीछे से गोली मारी। ये दानिश सिद्दीकी की तस्वीर है। अफगानिस्तान में सुरक्षा बल और तालिबानी आतंकियों के बीच छिड़ी जंग को कवर कर रहे भारतीय पत्रकार की तस्वीर, जिनकी जाबाज रिपोर्टिंग से इन दिनों कांप रहा था तालिबान। शायद इसीलिए तालिबानी आतंकियों ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को कायरों की तरह छिपकर पीछे से गोली मारी और उनकी हत्या कर दी। एक अफगान कमांडर के मुताबिक अफगानिस्तान के विशेष सुरक्षा बल की टुकड़ी स्पिन बोल्डक शहर के मुख्य बाजार को दोबारा अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान तालिबान के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दानिश और एक अधिकारी की मौत हो गई। कल रात कंधार में अपने दोस्त दानिश सिद्दीकी के मारे जाने की दुखद खबर से आहत हूँ। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार अफगान सुरक्षा बलों के साथ थे। मैं उनसे 2 हफ्ते पहले मिला था जब वे काबुल जा रहे थे। अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को सबूत मिले हैं कि दानिश सिद्दीकी तालिबान के निशाने पर कई दिनों से थे। शायद दानिश को भी इस बात का अंदेशा हो चुका था, क्योंकि 13 जुलाई को उन्होंने ट्विटर पर तालिबान के अटैक का 3 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें दानिश सिद्दीकी अफगान फोर्सेस के साथ हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल यानी हमवी पर सवार थे। तभी उस वाहन पर रॉकेट से हमला हुआ था। दानिश सिद्दीकी पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित पत्रकार थे। उनकी गिनती दुनिया के बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर होती थी। दानिश सिद्दीकी ने 2016-17 की मोसुल लड़ाई को कवर किया था। 2015 में नेपाल में आए भूकंप को भी कवर करने काठमांडू गए थे।
यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि तालिबान ने एक पत्रकार को आखिर निशाना क्यों बनाया, उसके हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए। तो इसके पीछे आपको सिर्फ एक देश दिखाई देगा, तालिबान को पर्दे के पीछे से समर्थन देने वाला पाकिस्तान, जिसके प्रधानमंत्री को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने ताशकंद में सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में आईना दिखाया। To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. I came to Kabul. Why would I come to Kabul if I was not interested in? And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. दानिश सिद्दीकी की मौत पर भारत ने दुख जताया है। उनका पार्थिव शरीर कंधार से भारत लाने का परिवार को भरोसा भी दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये वो तालिबान है जो कायर है और ये कलम से खौफ खाता है। अब हम आपको बताएंगे दुनिया में मौसम का हाल, खासतौर पर यूरोप में मौसम की कैसी मार देखने को मिल रही है। यूरोप के कई देश ऐसे जहां पर बाढ़ आई हुई है, जर्मनी हो, बेल्जियम हो, बाढ़ की विनाश लीला वहां देखने को मिल रही है। पश्चिमी जर्मनी और बेल्जियम के कई इलाकों में विनाशकारी बाढ़ में कम से कम 110 लोगों की जान जाने की खबर है और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें हैं दक्षिण बेल्जियम की, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के बाद यहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की वजह से कई गाड़ियां पानी में डूब गईं, लोगों के घरों में पानी भर गया। जलवायु परिवर्तन की वजह से आसमान से बरसी इस आफत ने पूरे शहर का नक्शा ही बिगाड़ दिया। यूरोपीय देशों में जब जब बाढ़ आती है, तब तब जर्मनी का बेल्जियम ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बेल्जियम में बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान लेगे शहर में हुआ। यह शहर 2 नदियों के किनारे पर बसा है। बाढ़ की वजह से लेगे शहर में 6 लोगों की मौत और 3 लोग लापता हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से ही दुनिया भर के कई देश ऐसे मौसम की मार झेल रहे हैं। नासा के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि होगी, बरसात के मौसम में भी बदलाव होगा, कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात हो जाएंगे, चक्रवाती तूफानों की तीव्रता बढ़ जाएगी, आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी और 80 सालों में समुद्र का जल स्तर 1 से 8 फीट तक बढ़ जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, जिसे लेकर एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, और उसी को आप देख रहे हैं, कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा, और लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ती हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.